बेरोजगारी जो उत्तराखंड का आजकल गरमाया हुआ मुद्दा बन चुका है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी। तो इनसे आज हम उन बेरोजगारों के मुद्दे पर बात करेंगे जो सरकार के कानों तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो सर, पहले मैं जानना चाहूँगी और मेरे दर्शक जानना चाहेंगे, आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम बॉबी पवार है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड बेरोजगार संघ से। हम वर्षों से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उत्तराखंड में जो भी बेरोजगारी को लेकर समस्या होती है, वो चाहे विज्ञप्ति निकलने वाली समस्या हो या जो परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बनी रहती है, उसके खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सर, अब बात करते हैं बेरोजगारी की बड़ी समस्या की, जो उत्तराखंड में इस वक्त बेरोजगारी का जिस तरीके से आपने देखा कि कितना मुद्दा गरमाया हुआ है, इसको लेकर आप और आपकी टीम क्या स्टैंड रखती है? देखिए, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा अभी लग रहा है कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। मैं आपको बता दूं कि जब राज्य बना था तो राज्य इसी अवधारणा को लेकर बना था कि हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। इसलिए हमारे जो आंदोलनकारी हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने ये मांग की कि हमें एक अलग राज्य चाहिए और हमारे यहाँ पर अपने संसाधन होंगे और हमारे यहाँ पर अपने आप रोजगार उत्पन्न हो जाएंगे। परंतु हुआ क्या कि 20 वर्षों से जस के तस आज भी वही हालत हमारे प्रदेश में बने हुए हैं। और वो क्यों? वो इसलिए कि हमारी जो भी सरकारें रही हो, जो भी कांग्रेस की सरकार की बात करें या भाजपा के सरकार की बात करें, दोनों ही सरकारों ने चुनावी माहौल को बनाने के लिए या चुनावी समय में ये बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा किया है। परंतु उसके बाद चुनाव बीत जाने के बाद जब कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उसके 4 साल 4.5 साल तक ये बेरोजगारी के मुद्दे को दबाए रखती है। सबसे बड़ी समस्या ये है। इनके आखिरी जो 5-6 महीने चुनाव के होते हैं उसमें बेरोजगारी के मुद्दे को बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि युवा सब कुछ है, युवा हमारे राज्य की रीढ़ है और हम युवाओं के लिए इतनी नौकरियाँ देंगे, ये देंगे। तो ये समस्या है। और बात करते हैं कि कभी करते हैं कि आप स्वरोजगार करिए। ठीक है, हम स्वरोजगार भी कर लेंगे, परंतु आपने जो हमसे महंगी महंगी डिग्रियां करवाई है और इतना पैसा हमारा एजुकेशन पे खर्च करवाया है, आप 1-2 बार अवसर तो दे ही सकते हैं। जो जिस काबिल होगा वो अपने काबिलियत के अनुसार वो अपनी नौकरी पा लेगा। अगर वहाँ पर वो फेलियर होता है, वहाँ पर वो नौकरी नहीं पा पाता है, तो उसके बाद क्या है, वो स्वरोजगार खुद ही कर लेगा जी। परंतु स्वरोजगार के लिए भी आपने क्या किया है? सब कुछ तो राज्य का जो संपत्तियां हैं वो तो आपने बाहर के लुटेरों के हाथ में बांट दी गई है। हमारा युवा जाएगा तो जाएगा कहाँ जी? पहाड़ चक्रोता से लेकर मुनस्यारी तक का युवा जो देहरादून में इतने महंगे महंगे कमरे लेकर और इतनी महंगी महंगी कोचिंग लेकर, जो यहाँ पर अगर घर से खर्चा नहीं दे पाने तो यहाँ तक कि पार्ट टाइम जॉब कर कर वो अपना खर्चा गुजारा चला रहा है और उसके बाद कोचिंग कर रहा है, उसके बाद महंगे कमरों का किराया दे रहा है। उसके साथ किस प्रकार का छलावा किया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि किसी भी विभाग में यदि वैकेंसी रिलीज की जाती है, उसके फॉर्म भरवाए जाते हैं जी। क्या होता है कि फॉर्म भरने से लेकर और जब एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड होता है, उस दौरान हमारे अधिकारियों और नेताओं द्वारा इन दोनों की मिली भगत है। क्या होता है कि खरीद फरोख्त जो होती है परीक्षाओं में, वो वाला मामला सेट किया जाता है कि कितनी सीटें इस विभाग में बेचनी है, क्या है। और ये मामला ऐसा नहीं है, कई मामले ऐसे खुले हैं, कई विभागों में ऐसे मामले खुले हैं। वो आप यूकेएसएससी की परीक्षाएं ले लो या लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं ले लो, उसमें ये हुआ कि कई बार भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, जिसमें कई बार आरोपियों को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा और
कोर्ट ने उनको दंडित भी किया है। तो सर वो बीजेपी सरकार जब से बनी है तो वो तो कई मतलब जिसे बोलते हैं कि युवा आया है, एक धामी जी को युवा बोला जाता है, तो उन्होंने युवा के लिए जो कहा था कि मैं बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरियां दिलाऊंगा, और लगातार जब से वो सरकार बनी है तब उसके बाद से भी वो नौकरियों के कई दावे कर रहे हैं। तो ये बात किस हद तक सही है? देखिए मैम, होता क्या है कि सबने कहा युवा मुख्यमंत्री है, और युवाओं ने भी काफ़ी आस लगाई कि युवा मुख्यमंत्री है, युवाओं के लिए कुछ करेंगे। परंतु माननीय जी का पहला ही डिसीजन क्या होता है, माननीय जी की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट होती है, और उस कैबिनेट में ये फैसला लिया जाता है कि हम जो भर्तियां हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से, एजेंसी के या उपनल के माध्यम से भरेंगे। परंतु जो काबिल युवा है, जो मेहनती युवा है, जो गरीब युवा है, जो मेहनत करके ये सब कर रहा है, तो उसको तो अवसर नहीं दे रहे हो ना। हम जानते हैं, वो चाहे बात प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के लड़के की हो, उनको ज्वाइनिंग कैसे मिली? वो उपनल के माध्यम से लगे, कोई परीक्षा हुई नहीं। वो चाहे हमारे देहरादून के प्रथम नागरिक गामा जी की लड़की हो, उनको ज्वाइनिंग कैसे दी गई? बिना परीक्षा के माध्यम से। और ऐसे कई मामले हैं कि नेताओं के और अधिकारियों की सिफारिशें जाती है या मोटा पैसा लेकर नौकरी दी जाती है। हम तो दावा करते हैं कि आप एक मानक रखिए, आप एक परीक्षा करवाइए, जिसमें काबिलियत होगी वो उस परीक्षा को पास करेगा और अपनी नौकरी पाएगा। परंतु यहाँ हो उल्टा रहा है, और भ्रष्टाचार अभी चरम पर है। हमारे जो उत्तराखंड में बैठे हुए अधिकारी और नेता हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, और ये किस प्रकार से इन्होंने ये जो परीक्षाओं में जो लेन देन करके जो ये धंधा बना दिया है। कई लोगों ने तो ये पूरा अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है कि एक साल में इतनी परीक्षाएं होनी और इतनी कमाई हमारी हो जाएगी, हम आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी लेंगे। तो सर जिस प्रकार से अब युवा बेरोजगारी की बात कर रहे हैं हम, तो धामी सरकार आने के बाद भी कई सारी नौकरियों के दावे किए गए, और ये नहीं कि बल्कि आपने बताया जिस प्रकार से अलग अलग पदों पर नौकरियां भर्तियां निकली हैं, तो उसके अलावा धामी सरकार जब दावा कर रही है इस चीज़ का, बड़े बड़े बैनर जो हैं, होल्डिंग्स हमें सड़कों पर देखने को मिलते हैं, तो मेरे को तो नहीं लगता कि अगर वो नौकरियां निकाल रहे हैं तो वो झूठे वादे कर रहे होंगे। किस प्रकार से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए मैम, होता क्या है कि नौकरी निकालने से लेकर और ज्वाइनिंग तक का जो सफ़र होता है, वो एक लंबी प्रक्रिया है। जी। भाजपा गवर्नमेंट ने 4 साल तक सारी नौकरियां फ्रीज करके रख दी थी। अब आजकल ये जल्दीबाजी में नौकरियां निकाल रहे हैं, तो उसमें कई खामियां नज़र आ रही है। कोई विज्ञप्ति निकलती है, उसमें कोई कई सीटें घटा बढ़ा के ऐसे कुछ करके वो नौकरियां निकाल रहे हैं। ठीक है, आप पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे, परंतु ये नहीं हो सकता है कि आप 6 माह के अंदर ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो पूरा करके आप युवाओं को नौकरी दे दें। चलो ठीक है, दे देंगे, आप कई युवाओं को नौकरी दे देंगे, परंतु जो नौकरी जिनको नौकरी देंगे, क्या वो पारदर्शी रूप से संपन्न हो पाएगी? अभी मैं आपको एक मुद्दा बताता हूं कि एक एजेंसी है जो ऑनलाइन पेपर करवाती है, जिसे हमारे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हायर की हुई है, NSEIT। जी, ये कंपनी वो है जो 2017 में उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्ट की गई, क्योंकि वहाँ पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उसमें ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई NSEIT। और अभी जनवरी फरवरी में मध्य प्रदेश में 3 परीक्षाएं इस एजेंसी ने करवाई, और उसके बाद जब ये भ्रष्टाचार में वहाँ भी लिप्त पाई गई, तो क्या वहाँ शिवराज चौहान जी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने जाँच बिठा दी। अभी 28 अगस्त को वो जाँच पूरी हुई, वो तीनों परीक्षाएँ रद्द करके ये कंपनी को मध्य प्रदेश में भी ब्लैक लिस्टेड किया गया है। परंतु ये क्या मतलब, हमारी इतनी भी मजबूरी क्या है कि हम ऐसी कंपनी से उत्तराखंड के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें? अभी उत्तराखंड में 2-3 एग्जाम इस कंपनी एजेंसी ने करवाए हैं, और आने वाले अभी 7-8 दिन बाद और एग्जाम करवाने वाली है। हम तो ये मांग करते हैं कि ये कंपनी बिल्कुल जो इसका अनुबंध है उसे बिल्कुल स्वीकार ना करें, और इसको प्रतिबंधित करें उत्तराखंड में भी, क्योंकि ये लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये हम बिल्कुल भी सहेंगे नहीं। इसके खिलाफ हम ये आवाज़ बुलंद करेंगे, और यदि ये आयोग इसको प्रतिबंधित नहीं करती है, उत्तराखंड गवर्नमेंट इस एजेंसी को प्रतिबंधित नहीं करती है, तो हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी, तो जिस प्रकार से जो बीजेपी सरकार है
वो लगातार आत्मनिर्भरता की बात करती है, बड़े बड़े दावे करती है, तो साथ ही साथ आत्मनिर्भरता हमने देखा किस प्रकार से पीछे लॉकडाउन में हमें ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा उठी। उसके बाद जो है अब यहाँ पर धामी सरकार अब नया मुद्दा उठा रही है स्वरोजगार का। जिस प्रकार से आपने मेरे पहले सवाल में भी यही जवाब दिया कि स्वराज भी आपको मिलेगा, पर इस चीज़ का मुद्दा मुझे क्लियर नहीं हो पाया और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि स्वरोजगार है क्या। देखिए, स्वरोजगार की आप बात कर लीजिए। हमारे इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने भी कहा स्वरोजगार कीजिए। उन्होंने भी बड़ा झंडा उठाया था स्वरोजगार के लिए। उन्होंने कहा कि आप ई रिक्शा चलाइए, आप ई रिक्शा चलाइए। कितने लोग ई रिक्शा चला लेंगे, कितनों को रोजगार मिल जाएगा? ठीक है, आपने देहरादून में 100-150 लड़के अपना ई रिक्शा चला लेंगे, ठीक है। देहरादून जैसा उत्तराखंड का हर शहर तो नहीं जी। गांव में रहने वाला बच्चा, वो उसके यहाँ विपरीत परिस्थितियाँ हैं जी। वो कुछ करना चाहता है, यदि बागवानी के क्षेत्र में ये कुछ करना चाहता है तो उसके यहाँ इतनी अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं कि वहाँ पर वो जो बागवानी का कर रहा है वहाँ पर बंदर, जंगली सुअर वगैरह ये चीज़ें। पर इसके लिए आपने क्या किया? और युवाओं के लिए, इस क्षेत्र के लिए आपने स्वरोजगार के लिए बजट जो पास किया है वो तो हम देख ही रहे हैं, रिकॉर्ड भी हमने निकाले हैं कि किसको वो बजट दिया जा रहा है, किसको वो स्वरोजगार जो लोन है वो दिया जा रहा है। वो तो आपके कार्यकर्ताओं को मिल रहा है या किसी नेता की जान पहचान वाला, अधिकारी की जान पहचान वाला है उनको। जो बिल्कुल जेन्युइन है, जिसको ये लोन मिलना चाहिए, जो स्वरोजगार करना चाहता है, उस तक तो ये लाभ मिल ही नहीं रहा है। और मैं कहना चाहूँगा स्वरोजगार ठीक है, कर लेंगे बच्चे, स्वरोजगार कर लेंगे, परंतु जब वो यहाँ विफल होंगे, वो सबसे पहले प्राथमिकता यही रहती है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। अगर आप अवसर ही नहीं दोगे तो कैसे यहाँ पर वो स्वरोजगार की बात कर लेगा? वो पहले ये तो बोलेगा मुझे अवसर दीजिए सरकारी नौकरी के लिए। यहाँ तक मैं बता दूँ कि 2014 के बाद पुलिस की भर्ती नहीं निकली है, 7 साल हो गए हैं जी। और होता क्या है कि उत्तराखंड में 18 से 22 साल जो न्यूनतम और अधिकतम एज 22 साल रखी गई है हमारे सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, और यहाँ 7 सालों से भर्ती नहीं निकली है। जो उस दौरान 2014 में एक दिन, मतलब अपनी आयु 18 वर्ष पूरा नहीं हुआ था, एक दिन कम थी जिसकी, वो भी उस भर्ती को अप्लाई नहीं कर पाए, वो बिना भर्ती दिए ओवर एज हो गया है। तो क्या चल रहा है उत्तराखंड में? 2016 के बाद अब जाके कल परसों अभी 2-4 दिन पहले PCS की भर्ती निकाली जी। तो ये कैसा चलेगा? आप कंटिन्यू अवसर देते रहिए, जो विफल होता जाएगा वो अपने आप ही अपना काम चुनेगा, वो स्वरोजगार करे या कुछ और करे, वो अपने आप अपनी फील्ड चुनेगा। परंतु आप अवसर तो दीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी की चाहत सबको रहती है, क्योंकि इतनी महंगी महंगी डिग्रियाँ लिए, इतना पैसा खर्च किया है, तो सब चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी में जाएँ। तो जिस प्रकार से आप लगातार जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपको रोज़गार नहीं मिलेगा, सरकार जो है नौकरियां नहीं निकालेगी, तो क्या आप कब तक डिग्री हाथ में लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे? देखिए, प्रदर्शन की जहाँ तक बात है कर ही रहे हैं, और यदि नहीं करती है इस बात को, यदि सरकार इग्नोर करती है या सुनवाई नहीं करती है इन सभी बातों पर, तो देखिए आगामी विधानसभा चुनाव में युवा जरूर जवाब देगा। क्या हुआ था कि पिछली 2017 में जब कांग्रेस सरकार थी, 17 से पहले, तो उस दौरान भी यही वो चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे। कांग्रेस सरकार ने बात नहीं सुनी, युवाओं की बात नहीं सुनी, उन्हें लगा नहीं, क्योंकि होता क्या है कि हमारे जब ये नेता लोग जब सत्ता में होते हैं ना, तो ये पता नहीं कौन से नशे में चले जाते हैं, इनको क्या लगने लग जाता कि हम तो सब वो तीसमा खाएं यही है, इनको ये लगने लग जाता है। परंतु जब युवाओं ने जवाब दिया, जब युवाओं ने जो 2017 के इलेक्शन में जो इनको जवाब दिया, वो सीधे आप देख लीजिए सत्ता में थे परंतु सीधे 12 सीटों पर ले आए। तो युवा इनको भी यही जवाब देगा। मैं कह रहा हूँ, यदि भाजपा सरकार युवाओं की बात नहीं सुनती है, बेरोजगारों की बात नहीं सुनती है, तो 57 सीटों पर 7 सीटों में आने में टाइम नहीं लगेगा। तो आपके हिसाब से अगर बीजेपी युवा बेरोजगारी जो है मिटा नहीं पा रही है, तो कौन सी ऐसी सरकार है अगर जो सत्ता में आएगी तो फिर आप बेरोजगारी की समस्या हटेगी? देखिए, अभी तक तो दोनों ही सरकारें फेलियर रही है। मैं बात कर दूं उत्तराखंड, तो आम आदमी पार्टी जो चुनाव में अब रेस में आगे बढ़ रही है, तो क्या उसका नंबर लग सकता है? नहीं, देखिए, ये तो चुनावी जो ये निर्णय है ये युवाओं के हाथ में है। युवा निर्णय लेगा, समय के साथ निर्णय लेगा। पर हम तो ये चाहते हैं कोई भी सरकार आए, कांग्रेस सरकार आए, भाजपा सरकार आए, आम आदमी पार्टी की आए या कोई अन्य दल आए, हम तो ये चाहते हैं कि समय समय पर प्रति वर्ष एक कैलेंडर जारी हो कि इस वर्ष इतनी विज्ञप्ति निकलेगी और इतनी विज्ञप्तियों पर क्या हम भर्ती करवाएंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती तो आप करवा लीजिए, पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ भर्ती को करवाना है।
जहाँ पर हमारे गरीब मजदूर का और किसान का बेटा जो मेहनत करके जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है उसका सिलेक्शन हो। जी। ये नहीं कि कहीं से सिफारिश करके कोई नेता का रिश्तेदार आ रहा है, कोई अधिकारी का सगा आ रहा है, उनको नौकरी मिले। हम ये चाहते हैं कोई भी सरकार आए, देखो इनके चुनाव जीतने के और सब कुछ सत्ता में आने की अपनी रणनीतियां हैं। कौन सी पार्टी क्या रणनीति अपनाती है वो सत्ता में तो आके रहेंगी, है ना। परंतु मैं ये कहता हूँ कोई भी सरकार आए, परंतु ये ऐसे इस प्रकार का छलावा ना किए जाए। आप निरंतर भर्तियों में कंटिन्यूटी बनाए रखें। प्रत्येक वर्ष जो आपको निकालना कैलेंडर जारी कर दीजिए, हर वर्ष इतना करिए, पर पारदर्शिता जरूरी बात आज हो गई है। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड में ये ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, तो आप अब अपने संघ के द्वारा या फिर हमारे चैनल के द्वारा सरकार को अगर आपने कोई मुद्दा उठाना है बेरोज़गारी को लेकर, या फिर आप स्वरोज़गार आत्मनिर्भरता पे बात करते हैं, तो कुछ जैसे फंडिंग की ज़रूरत होती है, अगर कोई अपना भी कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार कुछ जो पैसा है वो स्वरोज़गार के लिए दे, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं तो मैम एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि सरकार ये भी कहती है कि स्वरोजगार करो, ठीक है, स्वरोजगार कर लेंगे। जो यहाँ सरकारी नौकरी की आस छोड़ चुका है या जो यहाँ से हार चुका है वो ज़रूर स्वरोजगार की उसमें जाएगा, रेस में जाएगा। परंतु स्वरोजगार के में भी क्या है, जो सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है, जो लोन वगैरह मिलता है, उसमें कम से कम सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसा आज तक चलता आ रहा है, एक लोन पास करवाने में जूते घिस जा रहे हैं, एक लोन पास करवाने में 4-4, 5-5 साल निकल जा रहे हैं, और जब आखिरी में लोन पास होता है तो उसमें भी कुछ बैंक के अधिकारियों द्वारा या किसी नेता द्वारा उसमें भी कमीशन लिया जा रहा है। तो इसमें कम से कम सिंगल विंडो सिस्टम हो और जो लाभार्थी हैं उसको डायरेक्ट लाभ मिले, हम ये चाहते हैं। जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बखूबी तरीके से हमारे बेरोज़गारों या फिर युवा के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। सरकार की भी चुप्पी जो है उसको भी साधने के लिए आपने बहुत ही अच्छा काम किया। धन्यवाद सर आपका।